गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 4 सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर आपको चित्र में सर्वोच्च न्यायालय का चित्र दिया गया है और कुछ पेपर कटिंग दी गई है, जिसमें पहला पेपर कटिंग है अकस्मात में 90% कायमी अपंगता पामनार यानी कि યુવકના દર્દ પીડાના આઘાતનું વળતર વધારતી હાઈકોર્ટ। दूसरा है જેતપુરના પ્રિન્ટિંગ અને ડાઇંગ યુનિટને બંધ કરાવી લીલી ઝંડી। तीसरा है ગેરકાયદે નિમાયેલા કર્મચારીને પગાર પણ ન મળી શકે સુપ્રીમ। यहाँ आपने देखा कि विविध अदालतें अत्यंत उपयोगी हैं। विविध अदालतें निर्णय सुनाती है, परंतु क्या आपको मालूम है अदालतों की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? पढ़िए और विचार कीजिए। लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जब देश का कोई नागरिक या संस्था कानून का उल्लंघन करता है, तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में न्यायतंत्र में न्याय देने के लिए तहसील की अदालत, जिले की अदालत, हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह से निरंतर न्याय व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र में न्यायतंत्र यह सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायतंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र न्यायतंत्र का क्या अर्थ होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच कोई संबंध है? इस प्रकरण में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्या होता है? हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। देश की सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। भारत में 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च की सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा है। भारत में 28 नवंबर 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत हुआ। मूलभूत अधिकारों के पालन कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। विवादों पर निर्णय देना। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक और सरकार, राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को दूर करने का कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम गुजरात राज्य के नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस को हम समझें। नर्मदा नदी पर नवागाम के पास बन रहे जलाशय के बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बड़े नहीं। उसके लिए मध्य प्रदेश तथा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। उनके मतानुसार इस बांध के निर्माण में वहां रहने वाले आदिवासियों को वहां से हटना पड़ेगा। इससे इनके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। राज्यों के बीच के इस विवाद का निर्णय लाने के लिए 8 मार्च 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर यह योजना अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर योजना के कारण सजीव सृष्टि और पर्यावरण की सुरक्षात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। इस योजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में पानी पहुंचाया जा सकेगा और उस क्षेत्र में रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस योजना से विपरीत प्रभाव जिन लोगों पर पड़ेगा, उन लोगों का क्रमशः पुनर्वसन किया जाएगा। इस तरह से उनके मूलभूत अधिकारों का हनन भी नहीं होगा। न्यायतंत्र स्वतंत्र क्यों? मान लीजिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने आपके परिवार को जमीन पर अधिकार कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते जहां व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा नहीं सकता अथवा उसका स्थानांतरण करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएं, तब न्यायाधीश भी उसका पक्ष लेता हुआ दिखलाई पड़े।
शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण रहे तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि उसे हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देना पड़े। परंतु भारतीय संविधान इस प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। विभिन्न स्तर की अदालतें क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं? जी हाँ, इस व्यवस्था को समझने के लिए केस करने की व्यवस्था को हम समझें। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय योग्य नहीं है तो वह उसके ऊपर की अदालत में केस कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम एक केस देखें। इस केस में वास्तविकता यह थी कि रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क की दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे। इन मकानों के पीछे और कॉलेज की सीमा के साथ नगर पालिका की पुरानी सड़क और नई सड़क सरकारी कॉलेज से संलग्न थी, यानी कि जोड़ी हुई थी। इन दोनों के बीच से गंदे पानी का नाला निकलता था। उसमें रंग रसायन कारखानों का गंदा पदार्थ, जिनमें से रंग रसायनों की दुर्गंध आती थी, उसे नाले में छोड़ दिया जाता था। उसके साथ इस नाले के किनारे रहने वाले आसपास के लोग शौचक्रिया व पेशाब करते थे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को अंकुश में रखने में निष्फल हो गया था। इसलिए स्थानीय लोगों ने इस गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार आवेदन पत्र दिया, परंतु उस विभाग के अधिकारी गंदगी दूर करने में असफल रहे। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग तहसील की अदालत में गए। न्यायाधीश ने स्थानीय लोगों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि नगर पालिका इस केस को रतलाम जिले की अदालत में ले गई। स्थानीय निवासी इस केस को उच्च न्यायालय में ले गए। उच्च न्यायालय ने तहसील की अदालत में निर्णय को मान्य रखा, परंतु उसने यह आदेश दिया कि रतलाम नगर पालिका इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने तहसील के न्यायालय के आदेश को मान्य रखा और इसके अलावा ऐसा आदेश दिया कि नगर पालिका और राज्य सरकार दोनों सामूहिक रूप से यह प्रदूषण करने वाले रंग रसायन प्लांट को बंद कराएं। क्या प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? हम आगे देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों को अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत होती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति लिखना पढ़ना न जानता हो और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो तो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का उसके लिए अत्यंत कठिन होता है। इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था भी शुरू की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके ऐसा प्रयास किया। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। 1980 के बाद जनहित याचिका के माध्यम से अनेक लोगों को न्याय दिया गया है। मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए जनहित याचिका का उपयोग किया जाता है। बिहार जेल में सजा भोगने के बाद भी जिन्हें छोड़ा नहीं गया, ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए जनहित याचिका का उपयोग ही किया जाता है। इसके अलावा न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि जन समूह के किसी वर्ग में मानव अधिकारों का हनन
हो रहा है तो उस पहलू पर वह स्वयं अपने ध्यान पर लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। मूलभूत अधिकारों के साथ उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका यदि अयोग्य हो तो उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्तियों या संस्था को सर्वोच्च अदालत दंड भी कर सकते हैं। इसका स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना होगा।